हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं भाई, नया टॉपिक है केपलर लॉ। क्या बताया? केपलर लॉ। अब केपलर ने भाई क्या बताया? केपलर ने प्लेनेटरी मोशन पे, जो हमारे पास प्लेनेट होते हैं जो रिवॉल्व करते हैं, उन पे लॉ बनाए। कितने? 3 लॉ बनाए। तो फर्स्ट लॉ पढ़ता हूं केपलर का। केपलर ने फर्स्ट लॉ क्या कहा भाई? जो भी प्लेनेटरी मोशन की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं हम अपने सन और अर्थ की बात करते हैं भाई, सन और अर्थ की बात करता हूं। ये मान लिया भाई सन है, ये कोई भी डिस्टेंस है, क्योंकि हमारे पास अर्थ है वो रिवॉल्व करती रहती है, सन यहाँ पे सिचुएट रहेगा। ठीक है। अब भाई प्लेनेटरी मोशन में तो उसने क्या बताया कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं अर्थ की बात करूं कि एक पोजीशन में अर्थ की यहां नोट करता हूं भाई, ई मान लिया। एक पोजीशन अर्थ की मान लिया मैंने, यहां नोट करता हूं, ई मान लिया। ये मान लिया E1, ये मान लिया E2। एक पोजीशन यहां नोट करता हूं E3, और एक पोजीशन को यहां नोट करता हूं E4, एंड एक पोजीशन को यहां नोट करता हूं भाई E5। तो आपके पास मान लिया मैंने 5 पोजीशंस पे अर्थ को नोट डाउन कर लिया। अब सन तो सिचुएट है। अब प्लेनेटरी मोशन में केपलर ने क्या कहा? फर्स्ट लॉ कि एवरी प्लेनेट, क्या बताया? कि एवरी प्लेनेट इन द यूनिवर्स रोटेट इन इलेप्टिकल पाथ में, इन इलेप्टिकल पाथ। क्या बताने की कोशिश कर रहा है? कि कोई भी प्लेनेट हो अर्थ में, मतलब हमारे यूनिवर्स में, वो हमेशा इलेप्टिकल पाथ में, क्योंकि हमें पता है कि अंडाकार टाइप की होती है। ठीक है। तो अंडाकार टाइप में मतलब इलेप्टिकल पाथ में घूमता रहेगा। कोई भी प्लेनेट हो और वो हमेशा इलेप्टिकल पाथ में और अपने ही उसमें घूमेगा। कहने का मतलब अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रहा है और अपने ही ऑर्बिट, मतलब जिसको मैं बोलता हूं धुरी, मतलब अपने ही उसमें चक्कर काटता रहेगा। ठीक है। दूसरे की मून की में नहीं जाएगा और उसके में नहीं जाएगा, सैटर्न की में। मून है, मून अपने ही उसमें घूमता रहेगा ऑर्बिट में। ठीक है। तो क्या बताया कि एवरी प्लैनेट इन द यूनिवर्स रोटेट इन इलेप्टिकल पाथ इन इट्स ओन ऑर्बिट, इन इट्स ओन ऑर्बिट। वो हमेशा अपने ही ऑर्बिट में इलेप्टिकल पाथ में घूमता रहेगा। तो ये बताया केपलर ने फर्स्ट लॉ। अब सेकंड लॉ भी बताया भाई। सेकंड लॉ क्या बताया? बताते हैं भाई। सेकंड लॉ क्या बताया भाई? कि मैं कहूं कि ये तो मैंने मान लिया कि सेम मेजर एक्सिस, जो मेरे पास डिस्टेंस अगर मैं मानूं, इसको मान लिया R1, इसको मान लिया R2। ठीक है। इसको क्या मान रहा हूं? R1 और R2। भाई ये सेमी है, मतलब आधा हिस्सा है दोनों। तो ये क्या मानता हूं कि ये मेरे पास सेमी मेजर एक्सिस है और ये मेरे पास मेजर एक्सिस है, क्योंकि बड़ा हिस्सा मेजर एक्सिस होता है। और एक बात का याद रखना कि अर्थ जब सन के रिस्पेक्ट में, अगर यहां पे अगर मैं बात करूं E2 पोजीशन पे, तो यहां पे अर्थ की स्पीड कम होती है भाई। किसकी अपेक्षा? अगर मैं E5 की बात करूं, क्योंकि यहां पे आके अर्थ की स्पीड एकदम बढ़ जाती है, क्योंकि डिस्टेंस कम होती है, इसलिए डिस्टेंस कम होगी तो स्पीड एकदम बढ़ जाती है। और यहां पे डिस्टेंस ज्यादा होती है, तो डिस्टेंस ज्यादा होगी तो स्पीड उसकी कम हो जाएगी। ठीक है। तो सेकंड लॉ क्या बताया? सेकंड लॉ बताया कि द एरिया स्वेप्ट, द एरिया स्वेप्ट बाई अर्थ, अगर अर्थ की बात करता हूं, द एरिया स्वेप्ट बाई अर्थ इज ऑलवेज इक्वल, वो हमेशा इक्वल रहेगा। किसके बराबर? इज ऑलवेज इक्वल विद रिस्पेक्ट टू द सन। द एरिया स्वेप्ट बाई द अर्थ इज ऑलवेज इक्वल विद रिस्पेक्ट टू सन एट डिफरेंट positions, at different positions of earth, कि the area swept by the earth is always equal with respect to the sun। एरिया की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताऊं कि E5 का रेशियो और E1 का रेशियो अगर मैं लेता हूं और E सन के रिस्पेक्ट में E4 का और E3 का लेता हूं, तो द एरिया स्वेप्ट बाय द अर्थ इज ऑलवेज इक्वल। तो किसी भी पोजीशन पे अगर आप उसके एरिया की बात करोगे तो वो हमेशा कैसा रहेगा? बराबर रहेगा। ये आपके पास बताया सेकंड लॉ। अब एक थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या? अब एक थर्ड लॉ बताता हूं भाई। जो मेन हमारे पास केपलर ने बताया वो बताया थर्ड लॉ, और उसी थर्ड लॉ से डेरिवेशन बताया गया जो न्यूटन ने लिखा था। क्या? कि थर्ड लॉ में ही छुपा हुआ होता है कि न्यूटन ने बताया था कि
कि फोर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये पोजीशन कहाँ से आती है? ये न्यूटन ने मतलब केपलर ने यहीं से बताया था कि केपलर ने क्या बताया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे आएगा, जो हमने अपने अर्लियर वीडियोज में पढ़ा था। अभी बताते हैं कि न्यूटन का केपलर का थर्ड लॉ क्या होता है। अब भाई केपलर का थर्ड लॉ जो मेन है हमारे पास, उसने क्या कहा कि द ऑर्बिटल टाइम पीरियड, जिसको टी से लिखता हूं भाई, कैपिटल टी से, द ऑर्बिटल टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेमी मेजर एक्सिस, जो हमारे पास क्या है, सेमी मेजर एक्सिस आर, टू द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ, सॉरी इसको लिखना भाई, द ऑर्बिटल टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, जो हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस आर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा क्यूब के। कहने का मतलब अगर इसको मैथमेटिकली लिखूं, दैट टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझ नहीं आया तो हमने अर्लियर वीडियोस में बता चुके हैं। टी स्क्वायर की द ऑर्बिटल टाइम पीरियड इज, इसको भाई ये लिखना, द ऑर्बिटल टाइम पीरियड, द स्क्वायर of orbital time period is directly proportional to the cube of semi major axis, means t square is directly proportional to the r cube। क्या बताया भाई स्टेटमेंट में, that the square of orbital time period is directly proportional to the cube of semi major axis, that t square is directly proportional to r cube। ये आपके पास स्टेटमेंट दी किसने? ये स्टेटमेंट दी आपके पास किसने भाई? केपलर ने। अब इसी के हिसाब से मैं दूसरा क्या बना सकता हूं भाई, इसको कोई कांस्टेंट यूज कर सकता हूं। मान लिया यहाँ पे कोई कांस्टेंट में, अगर मैं क्या करता हूं भाई, इसको नीचे लेके आता हूं, दैट टी स्क्वायर अपॉन में, ये अपॉन में आ गया आर क्यूब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल टू हटाने के लिए कोई कांस्टेंट यूज करूंगा। कांस्टेंट यहाँ पे क्या बचेगा, कोई भी कांस्टेंट बचेगा, कोई भी टर्म बचेगी, तो ये मैंने लिख दिया क्या, दैट टी स्क्वायर अपॉन में आर क्यूब इज एनी कांस्टेंट। तो ये आपके पास इतना समझ में आया, यहां तक है केपलर का थर्ड लॉ। अब यहीं से ड्राइव कर सकता हूं क्या, कि जो मेरे पास न्यूटन ने निकाला, दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², वो r² ही क्यों लिया, r³ क्यों नहीं लिया, तो वो इसी लॉ से ड्राइव करेंगे। ठीक है। अब भाई इनवर्स स्क्वायर लॉ कि हमारे पास, इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब कि हमारे पास ये लॉ, ये न्यूटन ने बनाया, तो कैसे बनाया, ये केपलर के मदद से ही बनाया। कैसे? केपलर का थर्ड लॉ पढ़ा अभी हमने, टी स्क्वायर अपॉन r³ इज एनी कांस्टेंट। अब भाई यहाँ पे क्या, अब टी स्क्वायर अपॉन r³ इज इक्वल टू एनी कांस्टेंट बचा। हमने बताया थर्ड, न्यूटन ने जो हमारे पास लॉ बताया था कि f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², अब वो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इस लॉ को क्या बोलता हूं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब कैसे डिडक्शन करूंगा, थ्रू द केपलर लॉ। केपलर ने थर्ड लॉ क्या बताया कि r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, या दूसरी टर्म में टी स्क्वायर इज ये, तो मैं कांस्टेंट करने के लिए r³ अपॉन में टी स्क्वायर इज यानी कांस्टेंट कर सकता हूं भाई। ठीक है, आपके पास टर्म बची। अब यहां पे मेरे पास सिंपल सी टर्म आपको पता है क्या, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम होता है। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड को मैंने लिख लिया वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड और वेलोसिटी बात एक ही है, मल्टीप्लाई बाई टाइम, सिर्फ ये स्केलर और ये वेक्टर क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट में। अगर डिस्टेंस, अब अर्थ की अगर मैं बात करूं, तो डिस्टेंस अगर मैं निकालूंगा तो सर्कमफेरेंस क्या होगा, 2πr डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम, तो ऑर्बिटल टाइम पीरियड। अब 2π की वैल्यू आपको पता है 22/7 या फिर 3.14। अब ये तो क्या है, ये तो है कोई भी कांस्टेंट टर्म, ये तो मल्टीप्लाई हो रही है, तो कोई भी कांस्टेंट टर्म तो कांस्टेंट ही रहेगी। बचेगा सिर्फ यहाँ पे क्या, r इज इक्वल टू में v मल्टीप्लाई बाई t। ठीक है भाई। अब मैं क्या करता हूं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्या करता हूं भाई, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब स्क्वेयर किया मैंने, तो स्क्वेयरिंग अगर मैं करता हूं बोथ साइड, तो क्या बनेगा, r², v² और t का स्क्वेयर, यही बनेगा। अब अगर मैं यहां से इस फॉर्म में लाना चाहूं, r/t की फॉर्म में, तो r/t, t को नीचे ले आऊं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, v² इज इक्वल टू में r² अपॉन में t², यही बचा भाई, v² इज इक्वल टू r² अपॉन में t²। अब अगर मेरे को r³ लेके आना है, तो इजी है, मैं r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड कर दूं, तो मैं क्या करता हूं, r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड,
आर से मल्टीप्लाई और आर से डिवाइड, आर से डिवाइड। अब आर से तो आर कैंसिल आउट हो जाएगा, फॉर्म तो वही बची ना, आर स्क्वायर बाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू में आपके पास बचा वी स्क्वायर। अब यहां पे देखो तो ये तो क्या बन गया, आर क्यूब अपॉन में टी स्क्वायर इंटू में आर इज इक्वल टू में क्या बचा, वी स्क्वायर। आपके पास यहां तक फॉर्मेशन समझ में आया भाई कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू में आर क्यूब अपॉन में टी स्क्वायर इंटू में आर। अब यहां पे रुकने के बाद मेरे पास क्या आएगा भाई, यहां पे रुकने के बाद अब यहां पे दूसरे टर्म में अगर मैं बात करूं कि कोई भी अर्थ अगर मैं बात करता हूं तो किसमें होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब जो सेंटर पे ही फोर्स लगाता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स अभी आप ये याद रखो, नेक्स्ट वीडियोस में बताएंगे कि सेंट्रीपिटल जो फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल कोई भी प्लैनेट में अगर मूव करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, दैट एफ इज इक्वल टू में एम वी स्क्वायर बाई आर। ये आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स बताया भाई, क्या होता है कि F इज इक्वल टू में एम वी स्क्वायर बाई आर। अब हम तो यहाँ पे मास, ये क्या है मास, ये है वेलोसिटी और ये है अपॉन में जो उसके बीच की डिस्टेंस है। अब हम तो ये क्या ले रहे हैं, अर्थ की बजाय मून भी हो सकता है, तो मास तो कांस्टेंट है, तो मास तो मेरे पास अलग अलग हो सकता है, तो इसको मैं क्या पुट कर सकता हूं भाई, कांस्टेंट। अब यहाँ पे मेरे को इनवर्स स्क्वायर लॉ लगाना है। अब यहाँ पे इतना तो मेरे पास आ गया केपलर का थर्ड लॉ, आर क्यूब अपॉन में टी स्क्वायर तो आ गया केपलर का थर्ड लॉ, जो कि मेरे पास क्या बच गया, कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो मैंने मान लिया सपोज करके 1 हो गया अपॉन में आर इज इक्वल टू में वी स्क्वायर। आपके पास ये टर्म बची अब टोटल, दैट वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई आर। अब मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करता हूं, दैट एफ इज इक्वल टू में वी स्क्वायर बाई आर। सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाइड किया क्योंकि मास तो मेरे पास अलग अलग हो सकता है, देन एफ इज इक्वल टू में मास कांस्टेंट है, छोड़ दिया, वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकता हूं, वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 बाई आर और डिवाइड में भी आर है, मल्टीप्लाई बाई आर, देन एफ इज इक्वल टू में 1 अपॉन में आर स्क्वायर। ये है आपके पास डायरेक्शन ऑफ द इनवर्स स्क्वायर लॉ थ्रू द केपलर्स लॉ। केपलर लॉ से अब न्यूटन ने ये स्क्वायर टर्म ही क्यों लिया, क्यूब क्यों नहीं आया, तो यहां से इसलिए अपने पास फोर्स को हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर लिया जाता है, इसलिए स्क्वायर की टर्म में ही किया गया। तो यहां से आपके पास इनवर्स स्क्वायर लॉ डिडक्शन किया गया किसके, केपलर लॉ के थ्रू। सो आप इस वीडियो को देखते रहिए और अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।